हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रवीण है। मैंने आप लोगों से एक वादा किया था कि मैं 11th और 12th का मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट करूंगा लेक्चर सीरीज में। ये सब नॉन प्रॉफिट रहने वाला है। मेरे एक यूज़र हैं जिनको करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा डाउट था, तो ही रिक्वेस्टेड मी फॉर अ लेक्चर ऑन करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मुझे लगा चलो इसी से शुभारंभ करते हैं। गाइज, इस लेक्चर को HC वर्मा, NCERT और लखमीर सिंह तीनों को पढ़ने के बाद तैयार किया गया। तो इसमें जो भी मतलब स्टेट बोर्ड है, ICICI है या CBSE है, तीनों बोर्ड के लिहाज से कंप्लीट कवरेज होने वाला है। आपको यही पर्टिकुलर टॉपिक +2 में फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो इसको एक्चुअली ऐसे एक्सप्लेन किया गया है कि लेटर ऑन जो आपसे एक्सपेक्टेशन है IIT या JEE के लिहाज से आपको चीज़ें जिस तरीके से समझ में आनी चाहिए, तो उस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से आपको चीज़ों को समझाया जाए और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ओके, शुरू करते हैं। चलिए, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्या है? एक्चुअली किसी भी एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन की वजह से, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। देखो, नेचर में जितने भी एटम अवेलेबल है ना, सबके सब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मतलब सबके अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो सब एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता नेचर में। परंतु जैसे ग्लास रोड है, जब हम इसको रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के ऊपर, रबिंग के कारण उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं सिल्क क्लॉथ पे। और क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ पे ट्रांसफर हो जाते हैं, तो जो बचे हुए एटम होते हैं उनके पास प्रोटॉन तो उतने ही है, क्योंकि वो तो न्यूक्लियस के अंदर है। बाहर से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क क्लॉथ पे चले गए हैं, तो इसकी वजह से पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। इन लॉजिक इलेक्ट्रॉन लूज किए उन्होंने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। पहले नंबर दोनों का बराबर था, अब प्रोटॉन का नंबर ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का कम है, इसीलिए उनके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल है जब हम इबोनाइट की रोड को रब करते हैं वुलन क्लॉथ के ऊपर, तो वुलन क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं इबोनाइट पे। अब इबोनाइट के पास पहले तो जो एटम्स थे वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, परंतु अब वुलन क्लॉथ के कारण आए इलेक्ट्रॉन की वजह से वहाँ इलेक्ट्रॉन डोमिनेट कर जाते हैं, ज्यादा नंबर में हो जाते हैं, इसीलिए उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। देखो, अपोजिट चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्ज का मतलब है किसी पे पॉजिटिव चार्ज है, किसी और एटम पे नेगेटिव चार्ज है, वो दोनों एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। ऐसे ही सिमिलर चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर हम ये देखें कि कितना चार्ज है एक एटम पे, दूसरे पे कितना चार्ज है, उस हिसाब से कितना इलेक्ट्रॉन स्टैटिक फोर्स निकल के आएगा, तो इसका ये फार्मूला होता है। इसका मतलब ये जो है एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, ये कांस्टेंट है। अब ये मान लो कि उसमें जो वेरिएबल है, जो क्वांटिटी जिसके कारण की फोर्स जो है उसमें बदलाव पैदा होता है, वो है Q1 Q2 R, जो डिस्टेंस उन दोनों के बीच में है। Q1 एक चार्ज है एक एटम के ऊपर, दूसरे मतलब पार्टिकल के ऊपर कह सकते हो, दूसरे पार्टिकल पे चार्ज Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। तो Q1 मल्टीप्लाइड बाय Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये वो फोर्स है जो कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में एग्जिस्ट करता है। अगर ये अपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अगर ये एक नेचर के हैं मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, तो ये फोर्स जो है ये रिपल्शन होने वाला है, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। ठीक है, ऐसा यूनिट जो है चार्ज की वो कूलम होती है। यहां पर भी जो आप एंटर करोगे वो कूलम में ही चार्ज एंटर करोगे। तो कूलम जो है वो ऐसा यूनिट है, इसको दिखाने के लिए C का सिंबल होता है। जैसे kg के लिए kg लिखते हैं हम, kng, यहां पे कूलम लिखते हैं हम। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। सेम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। यही कारण होता है जब सेम नंबर में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम के अंदर, तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है एटम पे वो 0 होता है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। इलेक्ट्रिसिटी इज अ सेट ऑफ फिजिकल फिनोमेना एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिकली ये एक मतलब भौतिक फिनोमेना है जो कि फ्लो ऑफ चार्ज के कारण होता है, या दूसरे शब्दों में कहूं कि इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी खास बात क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है जिससे कि ये डिफाइन होती है, वो है वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। तो आपको इन तीन चीजों का पता हो तो आप सिस्टम में होने वाले इलेक्ट्रिकल चेंज के बारे में कंप्लीट जानकारी हासिल कर सकते हो। इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी की क्लासिफिकेशन क्या है, कितने टाइप की होती है वो? इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली 2 टाइप की होती है। एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो हमने पहले पढ़ा ना, इबोनाइट की रोड का एग्जाम्पल दिया मैंने, ये दोनों एग्जाम्पल में जो भी हमने पढ़ा वो सब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थी, क्योंकि वहां पर चार्ज मोशन में नहीं था, एक जगह एक्वायर हो गया था, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट पे, इलेक्ट्रिसिटी जो रेस्ट पे। वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन यही है कि चार्ज इन मोशन पर यूनिट टाइम, बट यहां पर चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, मोशन में नहीं रहता है, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी ही। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट का मतलब होता है एक्चुअली फ्लो। आपने पढ़ा होगा विंड करंट,
वाटर करंट पढ़ा होगा, दोनों का मतलब है बहाव। यहां पर भी चार्ज का, इलेक्ट्रिसिटी का बहाव जो होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो टोटल चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, Q डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू I, इसको हम मेजर करते हैं एम्पियर में, इसकी SI यूनिट एम्पियर है जिसको कैपिटल A से दिखाया जाता है। अब कितने टाइप के मटेरियल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? 3 तरह के मटेरियल होंगे, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर वो मटेरियल हैं जो कि जिनका की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, मतलब जो कि करंट के बहाव को बहुत कम रेजिस्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जो कि करंट के बहाव को कंडक्टर से ज्यादा रेजिस्ट करते हैं बट इंसुलेटर से कम करते हैं। ये कई सारे मोबाइल के अंदर जितने भी चिप जो हम देखते हैं या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में चिप्स देखते हैं जो सेमीकंडक्टर्स के चिप्स होते हैं, इसमें सिलिकॉन यूज होता है या जर्मेनियम यूज होता है, ये सारे सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल हैं। दोनों के दोनों जो मटेरियल हैं दोनों सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल हैं। ऐसे ही इंसुलेटर वो होते हैं जो कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं करंट के फ्लो को, जैसे कि रबर, ड्राईवुड, क्योंकि इनके अंदर टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इजीली मूव नहीं होते। डिस्टिल्ड वाटर भी एक इंसुलेटर है, बट जैसे उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट आप ऐड करते हो या कोई एसिड ऐड करते हो, बेस ऐड करते हो, तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बन जाती है और वो इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ने में के लिए कम रोकथाम पैदा कर पाता है। ऐसे कंडक्टर का एग्जांपल है मेटल्स। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि तुम्हारा कॉपर है, सिल्वर है, दीज आर वेरी गुड कंडक्टर। सिल्वर इज इन द बेस्ट कंडक्टर इन द वर्ल्ड। कॉपर उसके बाद सेकंड पोजीशन पे आता है। इनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं दो एंड के बीच में इन कंडक्टर्स के या इन मेटल्स के, करंट फ्लो करना शुरू करता है। सर्किट क्या होता है? एक्चुअली एक क्लोज पाथ है जिसके अंदर की इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करता है। ये ऐसा क्लोज पाथ है जिसमें कि इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कर रहा है। अब इस इलेक्ट्रिकल करंट की दिशा आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, ये पता होना चाहिए कि बेसिक मीनिंग क्या है लैंप का, और ये पता होना चाहिए बैटरी होती क्या है। एक्चुअली एक या एक से ज्यादा सेल मिलकर बैटरी बनाते हैं जब ये सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। ऐसे 1.5 के 2 सेल हैं, इनकी टोटल वोल्टेज जो बनने वाली है 3 वोल्ट बनने वाली है। ऐसा आपने देखा भी होगा आम जिंदगी में, हम लोग जब एक टॉर्च लेते हैं, टॉर्च में 3 सेल डालते हैं, तो वो तीनों सेल जो होते हैं 4.5 वोल्ट का 1.5 को ऐड करके 3 बार 4.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करते हैं टॉर्च के अंदर। और ये जो लैंप है, अज्यूम इट्स अ बल्ब ऑफ अ टॉर्च and this switch is the switch of a torch. Assume this is a circuit showing a basic torch जिसमें एक incandescent लैंप लगा हुआ है। अब यहां पर सोचने वाली बात है, मैंने एक वर्ड बोला incandescent लैंप, वो होता क्या है? उसमें एक टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है। वो टंगस्टन का फिलामेंट जब जैसे करंट उसमें से फ्लो करता है अपने रेजिस्टेंस के कारण हीटअप हो जाता है, और वो हीटअप होकर 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका पहुंच जाता है। उस टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद वो लाइट की तरह लाल मतलब बन जाता है और अपने अंदर से लाइट एमिट करना शुरू करता है। क्योंकि इसका वॉल्यूम बहुत छोटा होता है टंगस्टन के लैंप का, इसीलिए उसमें जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है वो मेंटेन करना आसान होता है। इसको हम अंदर से एक्चुअली हवा निकाल देते हैं, नाइट्रोजन या फिर आर्गन उसके अंदर फिल करते हैं। क्यों? क्योंकि अदरवाइज इतना हाई टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस पे अगर वहां पर ऑक्सीजन होगी तो टंगस्टन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जैसे ऑक्सीडाइज होगा तो वो फिलामेंट टूट जाएगा। तो ऐसा ना हो, उसकी लाइफ बढ़ जाए, इसी कारण से हम इसके अंदर न्यूट्रल गैस फिल करते हैं, तो नाइट्रोजन फिल करते हैं, आर्गन फिल करते हैं। और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3400 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। टंगस्टन का इस्तेमाल हम लोग वेल्डिंग में भी करते हैं। टंगस्टन की वेल्डिंग रोड होती है जिससे कि यूज करते हैं वेल्डिंग करते हुए। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, करंट की डायरेक्शन जैसे कि आपने पहले भी देखा, अगर आप ध्यान से देखो, यहां से करंट स्टार्ट होता है पॉजिटिव टर्मिनल से और यहां से घूम के नेगेटिव पे जाता है। जब इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेंट किया गया तो उस टाइम में टाइप ऑफ चार्ज नोन जो थे सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नोन थे, अभी भी वही है खैर, बट कहने का मतलब यह है कि पॉजिटिव चार्ज एज अ नॉन फ्लोइंग एलिमेंट या जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, फ्लो नहीं करता है, एटम के अंदर होता है, एटम को फ्लो करना पड़ेगा उसको फ्लो करवाने के लिए, इस तरह की फिलॉसफी का ज्ञान नहीं था उस टाइम पे। तो ये मान लिया गया था कि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में चलता है करंट भी उसी डायरेक्शन में चलता है। तो बेसिकली आज के नॉलेज के हिसाब से अगर हम देखें तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो फ्लो नहीं कर सकता सॉलिड के अंदर। तो जैसे कंडक्टर वायर जो लगे हैं वो सॉलिड है, इन सब वायर्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो ऐसे होते हुए पॉजिटिव चार्ज में जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल में जाएंगे बैटरी के। बट यहाँ पर अगर हम अपना फिजिक्स के परस्पेक्टिव से देखें तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकला और वो नेगेटिव में जाके एंटर कर गया। बेसिकली डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट। सर्किट क्योंकि एक क्लोज पाथ है, यहां से आए, ये स्विच है जिसको हमने प्रेस करके दबा रखा है और यहां से होते हुए वायर के थ्रू बल्ब को जगाते हुए बाहर निकल के नेगेटिव टर्मिनल पे चले गए। ये बल्ब अपने आप में क्या है? अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिहाज से हम देखें तो ये बल्ब कुछ नहीं, अपने आप में एक रेजिस्टेंस ही है। तो बेसिकली एक बैटरी, एक स्विच और एक रेजिस्टेंस, ऐसा हमने पहले सर्किट में भी देखा, सेम था। बैटरी थी, स्विच थी, एक लैंप था।
कहीं ना कहीं एक एनालॉजी को एक्सप्लेन करने के दो अलग अलग डायग्राम यहाँ पे हम लेके आए हैं। ऑब्जेक्टिविटी यही है कि डायरेक्शन बताई जाए, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ होती है, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो होती है नेगेटिव टर्मिनल से निकल के पॉजिटिव की तरफ होती है, तो वो अपोजिट होती है टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। बस इतना समझाने के लिए स्लाइड मैंने ऐड किया था। तो ये सब इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हैं जिनका इस्तेमाल हम करने वाले हैं थ्रू आउट दिस चैप्टर, एक या दूसरे एग्जाम्पल पे या एक या दूसरे टॉपिक में। ये सेल का सिंबल है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिखाया गया है। ये एक से ज्यादा सेल कनेक्ट करके बैटरी बनाई गई है। ये कनेक्टिंग वायर है, कंडक्टर है, ये बेसिकली किसी मेटल का बना होगा। हम मानते हैं कि इलेक्ट्रिकल वायर की रेजिस्टिविटी जीरो है या रेजिस्टेंस जीरो है, जो कि हम सर्किट में इस्तेमाल करने वाले हैं। ये एक वायर ज्वाइंट दिखाया गया है। बेसिकली यहां से अगर करंट आए तो कुछ यहां जाएगा और कुछ यहां आएगा, तो ये ज्वाइंट है। यहाँ पे इसको देखते आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। और यहाँ पे इसको बाईपास कर दिया गया, तो यहाँ से आने वाला करंट और यहाँ से आने वाला करंट के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो सकता। यहाँ से करंट आएगा स्ट्रेट फ्लो करेगा, यहाँ से आएगा स्ट्रेट उस से फ्लो करता जाएगा। इसको दिखाने का मकसद इतना ही है। ये एक फिक्स रेजिस्टेंस है, बेसिकली इसको आप एक बल्ब भी मान सकते हो। ऐसे कोई भी इक्विपमेंट जो कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है उसको हम एक रेजिस्टेंस के रूप में दिखा सकते हैं। ये एक वेरिएबल रजिस्टर है जिसमें कि रेजिस्टेंस की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। ये एरो जैसे इधर मूव करेगा इधर मूव करेगा, लेंथ ऑफ द वायर इन कॉन्टैक्ट चेंज होगी। जैसे लेंथ इन द वायर इन कॉन्टैक्ट चेंज होगी तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी इस पर्टिकुलर एलिमेंट का वो चेंज हो जाएगा। इसको दिखाने का एक दूसरा तरीका है, इसको हम रियोस्टैट भी बोलते हैं। ये एमीटर है, इसके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल बनाए गए, ए करके दिखाया गया इसको। ये वोल्ट मीटर है जिसको वी करके दिखाया, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। ये करंट को मेजर करता है एमीटर, और ये पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है वोल्ट मीटर, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में। गैल्वेनोमीटर एक्चुअली हमें करंट ही बताता है, बट यहाँ एक एडिशनल हमको इंफॉर्मेशन मिलती है, वो ये है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है। क्योंकि इसकी सुई क्या रहती है, जीरो पे होती है। आइदर राइट साइड भी जा सकती है और लेफ्ट साइड भी जा सकती है उस डायल के अंदर। तो जब करंट की डायरेक्शन ये होगी, सपोज तो ये राइट साइड में है, अगर करंट की डायरेक्शन ये होगी तो उसके लिए लेफ्ट साइड में होगा। और हम करंट की डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हैं, बैटरी के टर्मिनल पहले ऐसे कनेक्टेड है, अगर मैं नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ लगा दूं, पॉजिटिव को यहाँ लगा दूं कनेक्शन के टाइम पे, बेसिकली इसको यहाँ कनेक्ट ना करते हुए यहाँ कनेक्ट कर दूं, और इसको यहाँ कनेक्ट ना करते हुए यहाँ कर दूं, तो उल्टे हो जाएंगे पोलैरिटी, तो करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। ये एक ओपन स्विच है, ऐसे ये की स्विच ओपन दिखा रखा है, ये क्लोज स्विच दिखा रखा है, ये क्लोज की स्विच दिखा रखा है, प्लग स्विच भी बोलते हैं इसको। ये इलेक्ट्रिकल बल्ब के दो तरह के कहीं ना कहीं सिंबल्स हैं जो कि आगे आने वाले टाइम में हम लोग एग्जांपल्स में यूज करने वाले हैं। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रिसिटी की वो है पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो वर्क डन होता है, जो कि चार्ज पे हम करते हैं इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लेके आने के लिए। और इसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू वी क्यू। तो टोटल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन द पॉइंट एट विच वी ब्रॉट द चार्ज एंड द अमाउंट ऑफ चार्ज विच हैज बीन ब्रॉट। सो द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इफ इट इज V and the charge brought is 2 coulomb, V is in volt, so it means 2 multiplied by 2 is 4 joule. That much amount of work we have to do. So यहाँ पर बेसिकली हम ये बता रहे हैं कि किस तरह से एनर्जी जो है, जो वर्क डन है, वो एनर्जी की फॉर्म में सेव होगा, को आप निकाल सकते हो अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल पता है और चार्ज पता है, कितना चार्ज आप लेके आए उस पॉइंट पे। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं। तो अभी तो हमने बात की पोटेंशियल की एक एनर्जी स्टोर्ड या वर्क डन के लिहाज से। तो बेसिकली वोल्ट मीटर कुछ नहीं, एक डिवाइस है जो कि वोल्टेज को मेजर करने के लिए काम आता है। और वोल्टेज किसके बीच में, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, जैसे कि यहाँ हम ए और बी पॉइंट के बीच में वोल्टेज मेजर कर रहे हैं। यहाँ देखने वाली चीज ये है कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज मेजर करनी होती है। दूसरी बात, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो होता है बहुत हाई होता है। क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है इसीलिए बहुत कम मात्रा में करंट इसके अंदर से फ्लो करता है। जैसे कि सपोज, अभी आप कंफ्यूज मत होना, मैंने आपके यहाँ वर्ड यूज किया पैरेलल, अभी शायद आपको समझ में ना आए, मैं उस टॉपिक को कवर करने वाला हूँ आने वाले स्लाइड के अंदर, तब आपको इस चीज की क्लैरिटी हो जाएगी कि पैरेलल सर्किट क्या होता है, कैसे किसी एलिमेंट को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, या कनेक्ट किया गया है तो कैसे पता लगाएंगे वो पैरेलल में। ये सब चीजों का जवाब आपको आने वाले टाइम में मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ए और बी पॉइंट के बीच में वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। जब यहां से करंट आई फ्लो कर रहा है, सपोज यहां से करंट आई फ्लो कर रहा है, तो यहां पे आने की इस पॉइंट पे आके वो दो भागों में बढ़ जाएगा। एक तरह से ये एक सिंगल रोड है और ये दो रोड है, इन दोनों रोड में कुछ मतलब रेशो में करंट डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आके मिलेगा और सेम करंट फिर से फ्लो करने लगेगा। तो यहाँ चीज देखने वाली ये है कि I2 की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी और I1 की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी। एक्चुअली करंट जो होता है जब फ्लो करता है तो वो लीस्ट फ्लो रेजिस्टेंस के पाथ को फॉलो करता है।
मतलब वो ऐसे रास्ते पर जाएगा जहां पर उसको कम से कम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े। तो जब करंट यहां से चल रहा है तो यहां से जैसे लैंप का जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा, वोल्ट मीटर का बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, तो यहां से बहुत कम करंट फ्लो करने वाला है। जब यहां से बहुत कम करंट फ्लो करेगा तो हम मानते हैं कि वोल्ट मीटर हमको वोल्टेज की रीडिंग तो देता है, बट उसमें से करंट फ्लो होता है वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होता है, इतना कम होता है। तो ज्यादातर करंट यहीं से फ्लो कर जाता है। तो यहाँ देखने वाली चीज क्या है, एक तो वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट करना, पैरेलल में कनेक्ट करना है, और दूसरी देखने वाली चीज है कि वोल्ट मीटर को का रेजिस्टेंस जो है वो बहुत हाई होता है, तो उसमें से करंट जो फ्लो करेगा ना उसकी वैल्यू ना के बराबर होगी। ठीक है। और तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि करंट जब भी फ्लो करता है वो लीस्ट रेजिस्टेंस के पाथ को ही फॉलो करता है, उसी के अंदर जाता है वो। अगर रेजिस्टेंस किसी पाथ में ज्यादा है और दूसरे में कम है और दोनों पाथ जो है पैरेलल में कनेक्टेड है, जैसा कि यहां हम देख पा रहे हैं, तो वो उसमें से ज्यादा मात्रा में फ्लो करेगा जिसका रेजिस्टेंस कम है, और उसमें से बहुत कम मात्रा में फ्लो करेगा जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है। ये बैटरी से करंट फ्लो करेगा, यहां से होते हुए यहां दोनों में डिवाइड हो जाएगा और फिर यहां से वापस उतना ही आएगा, जितना यहां से निकला था उतना ही वहां वापस आएगा, क्योंकि इसको बैटरी की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना है। ये L1 और बेसिकली ये सर्किट पूरा का पूरा ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, जस्ट फॉर प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज सीरीज एंड व्हाट इज पैरेलल। यहां से करंट आएगा, इसमें से गुजरेगा, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को सपोज तुम एक रेजिस्टेंस मान लो, सिंगल रेजिस्टेंस मान लो, तो इसमें और इसमें से सेम करंट फ्लो करेगा। तो इसका मतलब ये और ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। इलेक्ट्रिक करंट, करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर सच एज मेटल वायर। एक्चुअली कुछ नहीं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम जितना होगा ना, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। इसकी एसआई यूनिट एम्पियर में होती है। इसको मापने का तरीका है I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। तो जितना चार्ज फ्लो किया डिवाइडेड बाय टाइम फॉर विच द चार्ज हैज फ्लोन, मतलब टोटल चार्ज जितना फ्लो किया और जितने टाइम के लिए गया, दोनों को डिवाइड करो तो करंट निकल के आता है। अगर ये कूलम में है या सेकंड में है तो आई की यूनिट बनती है एम्पियर, जो कि अपने आप में एक एसआई यूनिट है। कूलम पर सेकंड भी आप इसको बोल सकते हो। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये एमीटर है। एमीटर को हमने बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्ट किया है। क्यों किया सीरीज में कनेक्ट? क्योंकि हमें इस रेजिस्टेंस में से पास होने वाले करंट को निकालना था। तो एक ही तरीका है कि हम इसको इसके सीरीज में कनेक्ट करें। तो यहां जानने वाली बात क्या है, एमीटर का रेजिस्टेंस होता है बहुत कम। क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है इसीलिए हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अगर होगा क्या, हम इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दें, तो पैरेलल में अगर हम इसके साथ इसको कनेक्ट कर दें तो ज्यादातर करंट, जैसे कि पिछली एग्जांपल में आप देख सकते हो, सपोज मैं इसको V की जगह A से रिप्लेस कर दूं, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो ज्यादातर करंट इसमें से फ्लो कर जाएगा। तो हमें इसमें से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे एमीटर कनेक्ट कर दें तो इसमें से लगभग जीरो करंट फ्लो करेगा। तो बेसिकली हम जब भी एमीटर कनेक्ट करते हैं तो हम उसको जिसमें से हमें करंट मेजर करना होता है उसके सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ इस एग्जांपल में है, इसमें से फ्लो होने वाला करंट और इसमें से फ्लो होने वाला करंट सेम है, तो इसलिए दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो क्योंकि हमें इसमें से फ्लो होने वाले करंट को चेक करना था कितना है, इसीलिए हमने इसको सीरीज में कनेक्ट किया। तो यहाँ पर याद करने वाली चीजें तीन है। I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, बेसिकली आजकल मॉडर्न वे में हम इसको डिफाइन करते हैं कि रेजिस्टेंस इज अ रेगुलेटर ऑफ अ करंट, मतलब वो करंट को रेगुलेट करता है। प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इट इज caused by the collision between the electrons and the atoms or molecules of a conductor। तो बेसिकली होता क्या है, जब आपने जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस लगाया यहाँ पे रेजिस्टेंस के साथ, इस बार का रेजिस्टेंस तो जीरो है क्योंकि ये कनेक्टिंग वायर है, जैसा कि मैंने पहले तो आपको बताया जब सिंपल्स बताए थे। जैसे यहाँ रेजिस्टेंस में फ्लो करना शुरू करता है और यहाँ पे आता है करंट, तो उस दौरान यहाँ से लेके यहाँ तक जितने एटम और मॉलिक्यूल इसके रास्ते में आते हैं सबसे टकराता हुआ जाता है। जितना ज्यादा वो टकराएगा या जितने ज्यादा वो टकराव पैदा होंगे, जितना उसको कम फ्री स्पेस मिलेगा मूवमेंट के लिए, उतना ही रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होगा। अब ये रेजिस्टेंस जो है और ये रेजिस्टेंस जो है, अगर आप ध्यान से देखो, दोनों में से जब जो करंट यहाँ से निकलेगा बैटरी के टर्मिनल से, उसी को वापस यहाँ पे भी आना है सेम करंट को, क्योंकि करंट न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है। जब यहाँ से करंट स्टार्ट होगा, यहाँ से घूम के दोनों में से वापस जाएगा, दोनों में से सेम करंट ही फ्लो करेगा। इसीलिए दोनों को हम बोलते हैं दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ पर एक एलईडी लगाई हुई दिखा रखी है हमने, तो ये एलईडी जो है ये इन दोनों के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। एक्चुअली एलईडी 3.5 वोल्ट पे काम करती है। अगर हम उसको डायरेक्ट बैटरी से लगा दें तो वो जल जाएगी। इन रेजिस्टेंसेस का मकसद सिर्फ इतना होता है कि वो करंट की वैल्यू को कम करें, इसमें से कम करंट फ्लो करने दें, ताकि एलईडी ना जले और साथ में इसके अक्रॉस 3.5 वोल्ट का
पोटेंशियल डिफरेंस भी जो है वो लगा रहे। दूसरा वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम ऐसे दिखाते हैं। रेजिस्टेंस की अपनी वैल्यू कितनी होती है? रेजिस्टेंस की वैल्यू आप निकाल सकते हो वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट से। अगर आप अप्लाइड वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर दो जो सर्किट से फ्लो कर रहा है, तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा तीनों को मिला के 1। V को अगर निकालना हो, I दे रखा हो सर्किट में, टोटल रेजिस्टेंस दे रखा हो तीनों का कितना है, तो I मल्टीप्लाई बाय R करोगे तो टोटल वोल्टेज आ जाएगी या टोटल पोटेंशियल आ जाएगा बैटरी का। एक प्रैक्टिस सेट करते हैं। ये 4 आपको डायग्राम दिए गए हैं, 4 सर्किट दिए गए हैं। इसमें से बताना है कि किसमें से एमीटर के डैमेज होने के चांसेस हैं। जैसे हम की प्लग करेंगे तो वोल्ट मीटर या एमीटर इनमें से किसमें डैमेज हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे प्लग करेंगे की को, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, वोल्ट मीटर से सर्किट में करंट जाएगा। इधर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई है, इसीलिए करंट की वैल्यू जो यहाँ से निकलेगी और यहाँ जाएगी वो बहुत कम होने वाली है। उसी केस में यहाँ पर एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम है, इसका बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो करंट यहाँ से निकलेगा उसको यहीं जाना है, सेम नेगेटिव से भी अंदर जाना है, तो यहाँ पर भी फ्लो करके निकल जाएगा वो। बट इसकी वजह से करंट की वैल्यू बहुत कम होगी। सीरीज में लगने वाले रेजिस्टेंस जो होते हैं उसमें जो सबसे हैवी रेजिस्टेंस होता है वो एक्चुअली डिसाइड करता है कि करंट की वैल्यू कितनी कम या ज़्यादा होने वाली है। वैसे तो सबका सम होता है, लेटर ऑन आप समझोगे इसको। एनीवे अभी के लिए मान लो कि अगर सीरीज में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, कोई भी एक रेजिस्टेंस ज़्यादा है सीरीज में कनेक्टेड, तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। जब यहाँ से एमीटर कनेक्टेड है, एमीटर का अपना रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो यहाँ से बहुत हैवी मात्रा में करंट आएगा, क्योंकि उसको रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा, उसको अपोज करने के लिए कोई एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे जो एलिमेंट है वो एमीटर है, और एमीटर का अपना रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो यहाँ चांसेस है कि एमीटर जो है वो जल जाएगा। यहाँ पे वोल्ट मीटर को फेस करेगा पहले करंट, और उसके बाद एमीटर को करेगा। यहाँ से निकलेगा पॉजिटिव से नेगेटिव में, यहाँ से फिर पॉजिटिव से नेगेटिव में। क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो इट्स सेम लाइक यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, सीरीज में कनेक्टेड है दोनों, तो बिना वोल्ट मीटर या एमीटर के जले काम हो जाएगा। तो आंसर है हमारा सी। अब यहाँ पे 3 लोगों को एक सर्किट दिया गया, अलग अलग बैटरीज दी गई, और उन्होंने अलग अलग बैटरी कॉम्बिनेशन लगा के करंट की वैल्यू को नोट किया एमीटर पे। अब ये बताना इन तीनों में से किसकी रीडिंग सही है। यहाँ पर कुछ नहीं करना हमको, V इजिकल टू IR होता है। अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है जो कनेक्टेड है उस पूरे सर्किट में, वो जो कि कांस्टेंट रहने वाला है, वो रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो साफ सी बात है V को अगर आप I से डिवाइड करते रहो, जिसकी रेशियो कांस्टेंट आ रही है तीनों केसेस में, A B C D में से, वही सही आंसर होगा। यहाँ पे 5 आ रही है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 2 है, और यहाँ पर डिफरेंट है, 2 नहीं है, यहाँ पर भी 2 नहीं है, तो इसका मतलब C की जो वैल्यूज हैं वो गलत है। ऐसे केस में यहाँ पर देखो तो 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर भी 3, तो सी इज द आंसर फॉर दिस, जिसकी रीडिंग्स गलत है। यहाँ एक सर्किट हमको दिया गया है, इसमें एक फ्लोटिंग कनेक्शन है। ये सी कनेक्शन यहाँ पर भी स्टैब्लिश कर सकते हो आप, यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। फर्क क्या पड़ने वाला है, जब यहाँ कनेक्ट करोगे इन चारों का पोटेंशियल ऐड हो जाएगा, चारों सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ कनेक्ट करोगे तो 3 बैटरी का पोटेंशियल ऐड हो जाएगा। अगर ये 1.5 वोल्ट है चारों के लिए, 15 चौक 60, 6 वोल्ट बन जाएगा। तीनों के लिए 4.5 वोल्ट, 2 के लिए 3 वोल्ट और 1 के लिए 1.5 वोल्ट। यहाँ कनेक्ट करोगे तो पूरे सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो इस बैटरी के क्रॉस जो है वो 1.5 वोल्ट है, दोनों के लिए 3 होने वाला है। अब ये पूछ रहा है V बाय I की रेशियो के लिए इन चारों रीडिंग में से कौन सी सही है। V बाय I की रेशियो सेम रहने वाली, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस हम चेंज ही नहीं कर रहे, हम चेंज कर रहे हैं सिर्फ बैटरी की वोल्टेज को। इसका मतलब ये है कि चारों के चारों कॉन्टैक्ट पे सेम रेशियो आने वाली है। जैसे ही रेशियो में वोल्टेज बढ़ेगी उसी रेशियो में करंट भी बढ़ेगा, दोनों कट के सेम वैल्यू आ जाएगी। तो डी इज 4th इज द करेक्ट आंसर। पहली प्रॉब्लम में आपको एक वोल्ट मीटर दिया गया है, उस वोल्ट मीटर को देख, इन चारों को देख के आपको ये बताना है इनमें से कौन सा वोल्ट मीटर जो है जिसको आप यूज करोगे। अगर आप पहले वोल्ट मीटर को देखो, इसमें एक जीरो एरर जो होती है वो नेगेटिव में है। जीरो एरर ऐसी वैल्यू होती है जो कि बिना करंट के फ्लो किए हुए वोल्ट मीटर में, जब आप इसको सर्किट में कनेक्ट नहीं करते तो इसकी जो नीडल होती है वो किस पॉइंट पे कनेक्टेड होती है, किस पॉइंट की तरफ इशारा करती है, उसका जो मेजरमेंट होता है उसको हम जीरो एरर बोलते हैं। यहाँ पे जीरो एरर नेगेटिव में है, यहाँ पे जीरो एरर पॉजिटिव में है, यहाँ पर पॉजिटिव में बहुत ज्यादा 2.1 है। इसका मतलब ना भी कनेक्ट करो तो भी 2.1 दिखा रहा है। जैसे आप कनेक्ट करोगे तो वैल्यू और बढ़ जाएगी, तो जो फाइनल वैल्यू आएगी उसमें से 2.1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो इस वोल्ट मीटर की एक्चुअल वैल्यू आएगी जो कि सर्किट के हिसाब से करेक्ट होगी। यहाँ पे जीरो है तो साफ है कि अगर हमें ऑप्शन दिया जाए चारों में से हमें वोल्ट मीटर यूज करना है तो हम लोग डी वाला करेंगे, क्योंकि उसकी जीरो एरर वैल्यू जो है वो जीरो है। एक स्टूडेंट को सर्किट दिखाया गया और पूछा इस सर्किट में जैसे आप बैटरी से कनेक्शन स्टैब्लिश करोगे तो एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग्स में क्या दिखेगा आपको। अगर आप ध्यान से देखो, जैसे करंट यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ पे आने के बाद उसको ये पाथ मिलेगा, ये पाथ मिलेगा, बट ये पाथ एक ओपन सर्किट है तो क्लोज है ही नहीं। जब क्लोज है ही नहीं, यहाँ से करंट फ्लो करेगा ही नहीं,
क्योंकि ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट होगा तो साफ सी बात है लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथ फॉलो करेगा। लीस्ट वाला ये है 100% करंट यहां से होते हुए बाहर निकल जाएगा और यहां से होते हुए की के से गुजर के नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगा। तो इन चारों में से सिर्फ एक ही वैल्यू बिल्कुल सही है जिसमें कि ये बोलता है वोल्ट मीटर में 0 रीडिंग आने वाली है। नो रीडिंग इन द वोल्ट मीटर बट रीडिंग इन द एमीटर, एमीटर में रीडिंग आएगी। तो 2 इज द राइट आंसर। अब हम बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ है क्या एक्चुअली? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। जैसे कि एक बैटरी अगर आप कनेक्ट करोगे यहाँ वोल्ट मीटर की रीडिंग पे, तो जितना करंट वो एमीटर में जितना करंट एमीटर में शो करेगा आपको, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितनी ज्यादा वोल्टेज आप यहाँ अटैच कर रहे हो। अगर मैं यहाँ कनेक्शन करूंगा तो 2V, यहाँ पे 3V, यहाँ पे 4V। तो जैसे 4V अटैच करूंगा तो 4 टाइम्स हो जाएगी करंट की वैल्यू जो कि एमीटर में से फ्लो कर रही होगी पहले। तो इसीलिए अगर हम इसको एक सिंपल रिलेशनशिप में निकालें, एक इक्वेशन बनाएं, तो हमारी इक्वेशन निकल के आती है V इज इक्वल टू IR। R इज एक्चुअली अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये R यहाँ पर क्या है? रेजिस्टेंस है सर्किट का, इफेक्टिव रेजिस्टेंस या बोले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू IR, या हम दूसरे शब्दों में बोले I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। I की वैल्यू निकालनी है तो R नीचे चला जाएगा V के, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे I इज इक्वल टू V बाय R। या हम बोले I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R। अगर मैं ये बोलता हूं कि मेरा पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम है, ये 4 बैटरी ही मैंने कनेक्ट कर रखी है, उस केस में मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करता जा रहा हूं। जैसे रेजिस्टेंस बड़ा लगाऊंगा वैसे ही करंट की वैल्यू कम होती जाएगी जो बैटरी में से निकल के बाहर आएगा। जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो ये करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो बेसिकली यहाँ ये बता रहा है कि फॉर अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इनवर्सली का मतलब होता है 1 बाय R। एंड फॉर अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसलिए यहां बोलता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक जो कंडक्टर है, गिवन कंडक्टर, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही ओम्स लॉ की डेफिनेशन है। इन आवर हाउस होल्ड इक्विपमेंट एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि जो हमारे घर में सप्लाई आ रही होती है 20 वोल्ट की, वो कांस्टेंट होती है। तो उस केस में अगर आप रेजिस्टेंस को डबल करते हो तो करंट की वैल्यू हाफ हो जाएगी। पोटेंशियल और करंट दोनों का प्लॉट बनाए किसी एक इक्विपमेंट के लिए, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, कोई हमारे पास इक्विपमेंट अवेलेबल है जिससे हम डिफरेंट वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं किसी एक इक्विपमेंट के अक्रॉस, तो जो करंट निकल के आएगा, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बाद में जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। यहाँ देखने वाली खास बात यह है, ये ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा नहीं, करंट फ्लो करेगा नहीं। ये बात यहाँ नोट करने लायक है। दूसरी बात क्या नोट करने लायक है, इसका स्लोप जो होगा, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? वर्टिकल हाइट डिवाइडेड बाय बेस, दैट इज इक्वल टू tan थीटा, राइट? दैट इज कॉल्ड एज स्लोप ऑफ द लाइन। टेम्परेचर के हिसाब से रेजिस्टेंस वेरी करता है, इसीलिए हम यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। इसमें ऑथर ने हमको 4 ग्राफ दिए वोल्टेज और करंट के, और उसने पूछा कौन सा सही ग्राफ है। अगर आप ध्यान से देखो, हमने पहले देखा था हमारे ओम्स लॉ के केस में, जैसे करंट की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू 0 होगी तो करंट की वैल्यू 0 होगी। बट इस केस में ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब ग्राफ सही नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ से एक्सटेंड करके नीचे आओगे तो ये यहाँ 0 पे मीट करेगा, तो यहाँ पर वो कंडीशन फुलफिल हो रही है, यहाँ पे वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। दूसरा V बाय I के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो स्ट्रेट लाइन का होता है, बट यहाँ पर एक कर्व बन रही है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा B, क्योंकि वहां पर वो मीट कर रहा है ओरिजिन पे वो लाइन, और जो ग्राफ बना दोनों के बीच में वो एक स्ट्रेट लाइन है। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। जैसे कंडक्टर की लेंथ बढ़ती है उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। सिमिलर वे, अगर कंडक्टर का एरिया बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है। इसका मतलब एक थिक वायर का रेजिस्टेंस हमेशा एक थिन वायर से कम होगा अगर उन दोनों की लेंथ सेम है। तो यू कैन राइट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो इन टोटल अगर तुम इसकी इक्वेशन में कन्वर्ट करो तो R इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय L डिवाइडेड बाय A। रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फॉर रेजिस्टेंस, सो दिस रो इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। अब जब आपके पास रेजिस्टेंस ऑलरेडी था, देन आपको रेजिस्टिविटी की जरूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली रेजिस्टिविटी जो होती है किसी भी मटेरियल की ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करती, उसकी लेंथ या एरिया पे डिपेंड नहीं करती, ये एक मटेरियल प्रॉपर्टी है। और ऐसी चीजें जो कि एक मटेरियल प्रॉपर्टी होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब हमें दो डिफरेंट मटेरियल्स का कंपैरिजन करना हो।
सपोज अगर मेरे को सिल्वर और कॉपर को कंपेयर करना है, मेरे को दोनों के सेम लेंथ और सेम एरिया अवेलेबल है, मुझे पता करना है कि दोनों का रेजिस्टेंस कितना होने वाला है, तो इसका आइडिया मैं इनकी रेजिस्टिविटी के रेशियो से निकाल सकता हूं। अगर मुझे दोनों की रेजिस्टिविटी पता है, मैं दोनों को डिवाइड करूं, उनका रेजिस्टेंस भी उसी रेशियो में आने वाला है जितनी रेशियो में उनकी रेजिस्टिविटी है। अब लेफ्ट साइड में आपको एक टेबल दिख रही है, उस टेबल में 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स या 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स के लिए रेजिस्टिविटी का चार्ट गिवन है। जो फर्स्ट गिवन है वो कंडक्टर्स हैं, उसके बाद अलॉयज हैं और उसके बाद इंसुलेटर हैं। इंसुलेटर आपको पता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अलॉयज आपके लिए नया होगा। अलॉयज क्या होते हैं? जब एक से ज्यादा मेटल्स या मटेरियल्स को हम मिक्स करते हैं एक दूसरे के साथ, जब वो लिक्विड कंडीशन में होते हैं और उसका एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार करते हैं, जब वो होमोजीनियस मिक्सचर सॉलिडिफाई होता है और एक सॉलिड बनता है, उसको हम अलॉय बोलते हैं। जैसे कांस्टेंटन जो है वो कॉपर और निकल का अलॉय है। इसमें जरूरी नहीं दोनों बराबर मात्रा में हो, परसेंटेज एलिमेंट जो होता है उनका अलॉइंग एलिमेंट का, उनकी कंपोजिशन, उनकी मिसिबिलिटी, मतलब वो कितना मिक्स किया जा सकता है आपस में, उस बात पे डिपेंड करता है। या जो प्रॉपर्टी आप उसमें लाना चाहते हो, सपोज आप स्ट्रेंथ लाना चाहते हो या रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहते हो उसका, या उसकी हार्डनेस बढ़ाना चाहते हो, उस बात पे डिपेंड करता है कि इनके कितने कितने प्रोपोर्शंस आपको मिलाने पड़ेंगे एक अलॉय बनाने में। सो जिस प्रोपोर्शन में कांस्टेंटन में कॉपर और निकल होते हैं, अगर वो प्रोपोर्शन आप चेंज कर दोगे तो वो कांस्टेंटन नहीं रहेगा, वो कोई और डिफरेंट अलॉय बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर मैंगनन है, निक्रोम है। निक्रोम की खास बात यह है कि ये आप नॉर्मल लाइफ में जितने भी हीटर्स या जितने भी इलेक्ट्रिक आयरन देखते हो, उन सबका हीटिंग एलिमेंट निक्रोम का ही बना होता है। और इसका बहुत बड़ा कारण यही है कि निक्रोम की रेजिस्टिविटी उसके कंपोजिशन एलिमेंट से ज्यादा होती है। निक्रोम बना होता है निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन से। इनमें सबसे कम रेजिस्टिविटी निकल की होती है, जो कि है 6.84 × 10⁻⁻⁸। अगर आप निक्रोम की अलॉय की अपनी रेजिस्टिविटी देखो, वो है 100 × 10⁻⁻⁶, जो कि निकल से बहुत ज्यादा है। इसका हाई रेजिस्टिविटी होने का फायदा हम उठाते हैं इसको एज एन हीटिंग एलिमेंट यूज करने के टाइम पे। दूसरी, निक्रोम हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं होता। ये 2 प्रॉपर्टीज हैं जिसके कारण कि निक्रोम एक आइडल मटेरियल बनता है एक हीटिंग एलिमेंट के रूप में यूज होने के लिए। फ्यूज भी जो होते हैं ना, जो हमारे घरों में हम यूज करते हैं, आपने सुना होगा फ्यूज उड़ गया, ये सब फ्यूजेस जो होते हैं ना, वो भी एक अलॉइंग एलिमेंट होता है जिसमें कि 50% लेड और टिन का मिक्सचर होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। फ्यूज हम हमेशा कनेक्ट करते हैं सीरीज में किसी भी लाइव वायर के साथ। अब यहाँ आपको एक चीज नई है जिसको हम बोलते हैं लाइव वायर। लाइव वायर क्या होती है? एक्चुअली जो घर में सप्लाई आती है ना, उसमें 3 तरह की वायरिंग होती है, एक लाइव, एक न्यूट्रल और तीसरी अर्थिंग। आप जब फ्यूज कनेक्ट करते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ लाइव वायर के साथ कनेक्ट करते हो, और इसका लाइव वायर का कनेक्ट करने का मकसद इतना ही होता है क्योंकि इसको सर्किट से पहले लगाया जाता है, और इसका मेन कारण होता है कि ये एक सेफ्टी फीचर है, एक सर्किट को प्रोटेक्ट करता है ये। जैसे ही आपका करंट रेटिंग डिजाइंड करंट रेटिंग से ज्यादा आएगी तो फ्यूज जो होगा वो बर्न कर जाएगा, वो टूट जाएगा और सर्किट जो आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही सर्किट नो मोर करंट कैन फ्लो। ऐसा क्यों होगा? आपके घर में डिजाइंड सपोज पावर सप्लाई जो है वो 220 वोल्ट की है, बट फॉर सम रीजन पावर जो है वो ज्यादा आ गई, ज्यादा वोल्टेज में आ गई। अगर ज्यादा वोल्टेज की पावर आपके घर में आएगी तो इक्विपमेंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। जैसे वो बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू विच इज सपोज टू फ्लो इन एन इक्विपमेंट विल गेट ओवररेटेड। तो एक तरह से ओवरलोड हो जाएगा आपका इक्विपमेंट, और उस कंडीशन में आपके इक्विपमेंट के सर्किट बोर्ड को जलने का खतरा होगा। अगर आप एक फ्यूज लगाते हो तो उस इक्विपमेंट के जलने से पहले फ्यूज जल जाएगा, क्योंकि ये एक लाइव वायर पे कनेक्टेड है और इक्विपमेंट के कंट्रोल सर्किट बोर्ड से पहले कनेक्टेड है। तो इसके अंदर करंट की वैल्यू पहले राइज होगी। जैसे इसमें राइज होगी करंट की वैल्यू, अगर डिजाइन रेटिंग से ज्यादा पावर सप्लाई की फ्लक्चुएशन है तो उस टाइम में फ्यूज आपका बर्न कर जाएगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। दूसरी बात, सबसे बड़ा हमारे मतलब माइंड में क्यूरियोसिटी आती है कि फ्यूज का डिजाइन कैसे किया जाता है, कैसे सेलेक्ट करोगे कौन सा फ्यूज लगाना है। एक्चुअली सर्किट की मैक्सिमम करंट रेटिंग के हिसाब से हम फ्यूज सेलेक्ट करते हैं। फ्यूज का डायमीटर जो होता है बेसिकली वो ही वैरी करता है। लेंथ ऑफ द फ्यूज हमारे पास ऑलरेडी जो कॉन्सोल बॉडी होती है उसके हिसाब से फिक्स होता है। डायमीटर आप चेंज करते हो ताकि उसकी करंट रेटिंग कैपेसिटी कम या ज्यादा की जा सके। ज्यादा अगर उसका डायमीटर होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो इसका मतलब वो ज्यादा करंट बियर कर पाएगा 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से पहले। एक्चुअली हमको पता है कि 200 डिग्री सेल्सियस पे फ्यूज जो है वो मेल्ट कर जाने वाला है। हमको पता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट जितना सर्किट में अलाउड है। अगर हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट यहां पे पुट कर दें I² R के अंदर और इसको इक्वेट कर दें जितनी हीट रिक्वायर्ड है 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के लिए, तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी फॉर अ गिवन लेंथ, क्योंकि लेंथ आपकी फ्यूज की बॉडी के हिसाब से फिक्स होती है, उस वैल्यू से फ्यूज आपके पास उसका डायमीटर आ जाएगा। तो ऐसे हम एक फ्यूज को डिजाइन करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स मतलब यहां पर एक से ज्यादा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है।
इन टोटल तीनों को हम सिस्टम बोल रहे हैं। ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है, यहाँ से करंट चलेगा, यहाँ से होता हुआ दोनों पार्ट में डिवाइड होगा। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से कम अमाउंट में करंट जाएगा। 99% करंट यहाँ से फ्लो करते हुए, यहाँ से होते हुए वापस यहाँ चला जाएगा, जैसे हम की को क्लोज करेंगे। अब ये एक ओपन सर्किट है, जैसे क्लोज करेंगे ये क्लोज सर्किट बन जाएगा। जैसे क्लोज सर्किट बनेगा वैसे करंट फ्लो करना शुरू करेगा, जितना यहाँ से निकलेगा उतना ही यहाँ से एंटर भी करेगा। एक ये डायग्राम है जिसमें कि वोल्ट मीटर जो है तीनों के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, और एक ये डायग्राम है जिसमें कि एक रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर आपको तो ये निकालना है कि तीनों के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो इन तीनों के पैरेलल में कनेक्ट करके निकलेगा, जो कि इक्वल है एक बैटरी के, क्योंकि इसके अलावा इस पूरे सर्किट में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। अगर ऐसे लगाओगे तो इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है वो देगा। यहाँ से कुछ करंट चलेगा, वो करंट यहाँ से फ्लो करता हुआ यहाँ जाएगा। अगर आपको ये पोटेंशियल पता लग जाए, उस पोटेंशियल को आप R1 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास करंट आ जाएगा जो इस पूरे सर्किट में फ्लो करने वाला है। टोटल सर्किट को आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि तीनों के बराबर रेजिस्टेंस Req है, जिसको हम बोलते हैं R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इसकी वैल्यू होती है तीनों के सम के बराबर सीरीज के केस में, R1 प्लस R2 प्लस R3। एक चीज और यहाँ देखने वाली है कि टोटल पोटेंशियल जितना आप अप्लाई करोगे वो यहाँ तीनों के अक्रॉस डिवाइड हो जाएगा, V1 V2 V3 के रूप में। अगर तीनों सेम है तो बराबर डिवाइड होगा, तीनों अलग अलग हैं तो उनकी रेशो के हिसाब से डिवाइड होगा। तो अगर आपको V2 की वैल्यू निकालनी है तो करंट की वैल्यू निकाल लो, पूरे सर्किट में से कितनी फ्लो कर रही है, और उसको R2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। नाउ आप देख सकते हो R1 एंड R2 दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। कैसे पता पैरेलल में? सेम चीज, ये दोनों के एंड पॉइंट एक ही पोटेंशियल पे हैं, ये दोनों के एंड पॉइंट एक ही पोटेंशियल पे हैं, क्योंकि यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ के अक्रॉस यहाँ तक वो सेम लगने वाला है, क्योंकि हम मानते हैं कनेक्टिंग वायर्स में जो रेजिस्टेंस है वो जीरो रहेगा। तो इसलिए जो बैटरी के पॉजिटिव एंड पे पोटेंशियल है वही ए पे होगा, वो जो नेगेटिव पे है वही बी पे होगा। ये बात साफ है कि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसका मतलब दोनों के दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। यहाँ से बैटरी से जो करंट स्टार्ट हो रहा था सब में से करंट वही फ्लो कर रहा था, इसीलिए सीरीज में थे। और यहाँ पे क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड के क्रॉस सेम है, इसीलिए दोनों के दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। ये Req जो है ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अगर हम दोनों को एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करें और वो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू रहेगी वो होगी R1 मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये R क्या है? ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है Req जो यहाँ दिखाया गया है। तो पैरेलल के केस में क्या होता है, 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। इसका मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंसेस का सम जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होता है। एक चीज मैं और हाईलाइट करना चाहूंगा पैरेलल कनेक्शंस के केसेस में। पैरेलल कनेक्शंस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू दोनों रेजिस्टेंसेस से हमेशा कम आती है। तो अगर मान लो R1 की वैल्यू R2 से कम है तो R1 से भी कम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आने वाली है। ये चीज ध्यान रखना पैरेलल के केस में। करंट जो बैटरी से ओरिजिनेट होगा वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, और कैसे डिवाइड होगा? लीस्ट रेजिस्टेंस के पाथ को फॉलो करेगा। जिसका रेजिस्टेंस जितना कम उसमें से करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा। अगर R1 की वैल्यू R2 से कम है तो यहाँ ज्यादा फ्लो करेगा, यहाँ कम फ्लो करेगा। रेशो R1 R2 की रेशो में डिवाइड होगा। ये जिसकी रेशो ज्यादा होगी उसके रेशो के बराबर करंट स्मॉलर रेजिस्टेंस में से फ्लो करेगा। ये एनालॉगी है जिसमें कि दो रोड दिखाए गए हैं जो एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं, और एक साथ ये आप मान लो इसका एंडिंग पॉइंट है। आप ये मानो कि यहां से जो ट्रैफिक जा रहा है और यहां से जो ट्रैफिक जा रहा है दोनों पैरेलल में फ्लो कर रहे हैं। तो सेम वे करंट भी ऐसे ही दो रेजिस्टेंसेस के अंदर पैरेलल में फ्लो करता है, बशर्ते उनके एंड पॉइंट्स जो है साथ में कनेक्टेड हो। जैसे ये एंड पॉइंट और ये एंड पॉइंट ये साथ में कनेक्टेड है, इन दोनों के क्रॉस एक सेम पोटेंशियल डिफरेंस लगा हो तो होती है। सीरीज का मतलब यहां से यहां तक एक रोड का टुकड़ा है, यहां से यहां तक एक रोड का टुकड़ा है, और यहां से आगे एक रोड का टुकड़ा है। एक बार आपने इस रोड पे चलना शुरू कर दिया तो इन सब टुकड़ों में से होकर गुजरोगे आप, तो टोटल करंट आपका हर टुकड़े में से सेम फ्लो करने वाला है। दैट इज कॉल्ड एज सीरीज कनेक्शन। इस प्रॉब्लम में ऑथर ने दो चीजें कनेक्ट की, एक वोल्ट मीटर और एमीटर, और दो रेजिस्टेंसेज हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं एक वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ। तो यहां पर हमें यह बताना है कि वोल्ट मीटर और एमीटर में से किसकी रीडिंग करेक्ट आएगी और किसकी गलत आएगी और क्यों आएगी। ज्यादातर करंट एमीटर से फ्लो करेगा क्योंकि एमीटर का रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर से बहुत कम होता है। यहां से फ्लो करने के बाद दोनों रेजिस्टेंस से होते हुए वेरिएबल रेजिस्टेंस के थ्रू या नेगेटिव टर्मिनल पे आएगा वो करंट वैल्यू। तो यहां अगर आप देखो वोल्ट मीटर जो है मीटर के क्रॉस कनेक्टेड है। वोल्ट मीटर आपको वोल्टेज ड्रॉप देने वाला है एमीटर के क्रॉस, तो इसका मतलब ये वोल्ट मीटर की रीडिंग जो है वो गलत आने वाली है, एमीटर की रीडिंग करेक्ट आने वाली है, क्योंकि हमको यहाँ डिटरमाइन करना था कि दोनों या किसी एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहने वाला है। तो इसका मतलब V की वैल्यू गलत आएगी और A की वैल्यू सही आएगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर हमको 3 सर्किट डायग्राम दिए गए हैं,
इसमें दो रेजिस्टेंसेज जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। हमने एमीटर और वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया है और हमसे ऑथर पूछ रहा है कि इनमें से किस में कनेक्शन ठीक तरह से किए गए हैं। अगर आप यहाँ से देखो, एमीटर सीरीज में कनेक्टेड है इन दोनों के साथ, वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्टेड है। पोलैरिटी भी एकदम करेक्ट है, पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में ही करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ से आएगा पॉजिटिव एमीटर से नेगेटिव एमीटर की तरफ फ्लो करेगा। सेम इज द केस विद वोल्ट मीटर, दिस सर्किट इज करेक्ट। यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से करंट फ्लो करता हुआ यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। एमीटर जो है सीरीज में कनेक्टेड है, वोल्ट मीटर यहाँ पैरेलल में कनेक्टेड है, दोनों के पैरेलल में। तो दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वोल्ट मीटर देगा, दोनों में से फ्लो करने वाला करंट एमीटर में शो करेगा। यहाँ पे करंट वैल्यू थोड़ी सी कम होने वाली, यहाँ पे करंट वैल्यू थोड़ी ज्यादा होने वाली, क्योंकि यहाँ पर बैटरी के टोटल करंट जो विड्रॉल है उसको बताएगा, यहाँ पे करंट जो R1 R2 से फ्लो कर रहा है उसको बताएगा। यहाँ पे बहुत कम करंट जाएगा, बट एक्चुअली ये वैल्यू थोड़ी सी इससे कम होने वाली है, बट सर्किट ये एकदम करेक्ट है। इसकी बात करो तो यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू करेगा, यहाँ से होते हुए नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं। यहाँ पोलैरिटी का प्रॉब्लम है, पोलैरिटी करेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो ठीक है, R1 R2 के क्रॉस आएगा, पोलैरिटी इनकरेक्ट होने की वजह से सर्किट गलत है। तो इसका मतलब X एंड Y आर करेक्ट। सो इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको दो सर्किट दिए गए हैं, दोनों में से पूछता है कि किस केस में R1 R2 पैरेलल में कनेक्टेड और किस केस में R1 R2 सीरीज में कनेक्टेड है। अगर आप ध्यान से देखो, इस बैटरी से यहाँ से करंट फ्लो करता हुआ जाएगा, ये दोनों एंड एक ही पोटेंशियल पे कनेक्टेड हैं, क्योंकि बाकी कनेक्टिंग वायर्स है जिसके क्रॉस हम मानते हैं कोई रेजिस्टेंस होता ही नहीं। तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो बिल्कुल सेम होने वाला है। सेम इज द केस विद दिस एंड। जो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव एंड पे है बैटरी के, दैट विल ट्रांसमिट अप टू दिस एंड एंड दिस एंड। सो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है और ये वोल्ट मीटर इन दोनों के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। इस सर्किट को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा, यहाँ से होते हुए वोल्ट मीटर में से कुछ पार्ट गुजरेगा उसका, बाकी मैक्सिमम करंट इन R1 R2 में से होते हुए गुजरेगा। R1 R2 में करंट की वैल्यू सेम है, इसीलिए दोनों के दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ वोल्टेज डिफरेंस सेम था, यहाँ करंट सेम है। जब करंट सेम होता है तो सीरीज होता है, जहाँ वोल्टेज डिफरेंस सेम होता है वहां पर पैरेलल में कनेक्शन होता है। सो X इज इन पैरेलल, Y इज इन सीरीज। सो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। यहाँ दो रेजिस्टेंस R1 एंड R2 पैरेलल में कनेक्टेड हैं, उनके साथ वोल्ट मीटर और एमीटर के कनेक्शन किए गए हैं। हर ग्राफ में वोल्ट मीटर की वैल्यू डिफरेंट है, V1 V2 V3। ऐसे ही एमीटर की वैल्यू I1 I2 I3 है। वो पूछता है कि इनमें क्या रिलेशनशिप है। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 का वोल्ट मीटर का, वो R1 के और R2 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस उसके सेम है, दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। सेम इज द केस हेयर आल्सो। यहाँ पर जो पोटेंशियल है और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब वोल्ट मीटर की V2 वैल्यू एंड V1 वैल्यू विल बी सेम। सेम इज द केस इन V3। यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वोल्ट मीटर में, वो सेम है जो कि बैटरी का है। दोनों केसेस में वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्टेड है दोनों रेजिस्टेंसेस के। जहाँ तक एमीटर का सवाल है, यहाँ एमीटर सीरीज में कनेक्टेड है R2 के साथ, तो I1 वैल्यू आएगी। तो यहाँ R1 के साथ कनेक्टेड है I2, तो R1 और R2 दोनों अलग अलग रेजिस्टेंसेस भी हो सकते हैं, इसलिए I1 मे नॉट बी इक्वल टू I2। सेम इज द केस विद I3। I3 जो है वो टोटल करंट है जो कि बैटरी से आप ड्रॉ कर रहे हो, तो यहाँ I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू और I3 की वैल्यू डिफरेंट आने वाली है। तो I1 इज नॉट इक्वल टू I2, इज नॉट इक्वल टू I3। ये दो ऑप्शंस में है, बट यहाँ पर V1 V2 V3 की वैल्यू सेम है, तो इसलिए थर्ड इज अ करेक्ट ऑप्शन। आपको 4 ग्राफ्स गिवन है जिसमें V और I एक्सिस पे वैल्यूज को प्लॉट किया गया है। ये ग्राफ्स अपने आप में रिजल्ट्स हैं किसी स्टूडेंट के एक्सपेरिमेंट का, जिसमें कि वो ओम लॉ को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो करेक्ट है इन 4 ऑप्शंस में से। V बाय आई ग्राफ का जो प्लॉट होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है ओम्स लॉ के हिसाब से। अगर यहाँ पे हम देखें तो 2 ही ग्राफ्स का जो प्लॉट है वो स्ट्रेट लाइन है, बाकी दोनों कर्व्ड हैं, तो इसका मतलब आइदर आंसर इज A और C। फॉर अ गिवन पोटेंशियल पैरेलल में रेजिस्टेंस हमेशा कम होने वाला है, सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा होने वाला है। जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज्यादा करंट वैल्यू। फॉर एनी गिवन पोटेंशियल अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करें वर्टिकल, तो यहाँ पे करंट वैल्यू जो है सीरीज में कम आ रही है, पैरेलल में ज्यादा आ रही है। जबकि यहाँ पे पैरेलल में करंट वैल्यू जो है वो कम आ रही है, सीरीज में ज्यादा आ रही है। इसका मतलब ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है तो वो ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा। इसका मतलब ए इज अ करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमको 2 सर्किट दिए गए हैं और वोल्ट मीटर और एमीटर के कनेक्शन दिए गए हैं, और हमें फाइंड आउट करना वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी होगी। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, यहाँ 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, मगर वोल्ट मीटर जो है दोनों के अक्रॉस पैरेलल में यहाँ भी है और यहाँ भी क्यूमुलेटिवली पैरेलल में है दोनों के। 0.5 वोल्ट माइनस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्ट मीटर। मीटर हमने कनेक्ट कर रखा है, तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बहुत थोड़ा सा, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0।
It means 1 is a correct answer. Nearly 4.5 volt in both the circuits. एक स्टूडेंट ने दो सर्किट बनाए, दो रेजिस्टेंसेस को मिला के, और उन दोनों के अंदर वोल्टमीटर और एमीटर के कनेक्शन किए। फाइनली वो ये जानना चाहते हैं कि मान लो अगर ये I1 करंट है, यहाँ पे I2 करंट है, तो I1 I2 और V1 V2 के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में है, यहाँ रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है। यहाँ पे करंट जो होगा वो ज्यादा ड्रॉ करेगा सर्किट, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस जो होता है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होता है, और सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो यहाँ पे I1 की वैल्यू हमेशा कम आने वाली है। तो I2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन I1। सेकेंडली, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, V1 है, यहाँ पे भी दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये बैटरी का पोटेंशियल टोटल एमीटर और इस वोल्टमीटर की रीडिंग के अक्रॉस ही डिवाइड होने वाला है। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही डिवाइड होने वाला है। तो डेफिनेटली यहाँ V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू सेम होने वाली है। तो V1 इज इक्वल टू V2 वेयर एज I2 इज ग्रेटर देन I1। ऐसा सिर्फ सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमको 4 सर्किट दिए गए हैं और ये पूछा गया कि इनमें सब में R1 R2 सीरीज में कनेक्टेड है, इनमें से कौन सा सर्किट डायग्राम करेक्ट है। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे वोल्टमीटर और एमीटर, वोल्टमीटर सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, एमीटर पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है, ये एक गलत सर्किट है। यहाँ पे एमीटर सीरीज में है, वोल्टमीटर पैरेलल में, ये करेक्ट सर्किट है। यहाँ पे वोल्टमीटर जो है वो पैरेलल में है और एमीटर जो है सीरीज में है, परंतु यहाँ पे पोलैरिटी ऑफ वोल्टमीटर उल्टी कनेक्ट कर रखी है, तो इसका मतलब ये गलत सर्किट है। यहाँ पे एमीटर की पोलैरिटी जो है वो रिवर्स में कनेक्टेड है, वो भी पैरेलल में। पहले तो ये पैरेलल में है, दूसरा पोलैरिटी गलत है। ये दोनों कारणों से ये गलत है, ये एक करेक्ट सर्किट नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ऑप्शन। यहाँ पे हमको 4 कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट दिए गए हैं, उनमें से पूछ रहा है वो कौन से करेक्ट सर्किट है। यहाँ पे वोल्टमीटर सीरीज में है, एमीटर पैरेलल में, गलत सर्किट। एमीटर सीरीज में, वोल्टमीटर पैरेलल में, करेक्ट सर्किट। पोलैरिटी भी करेक्ट है। वोल्टमीटर सीरीज में, एमीटर भी सीरीज में, इनकरेक्ट सर्किट। एमीटर सीरीज में, वोल्टमीटर भी सीरीज में, इनकरेक्ट सर्किट। सो करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन, सर्किट क्यू। एक स्टूडेंट को 2 रेजिस्टेंस दिए गए थे सीरीज में कनेक्ट करके, उसने वोल्टमीटर और एमीटर के कनेक्शन किए हैं, हमें बताना है सर्किट करेक्ट है या नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो, वोल्टमीटर जो है एमीटर के पैरेलल में कनेक्टेड है, बिकॉज ऑफ दिस is an incorrect circuit, whereas polarity of both the meters are correctly. So I reading will be correct, V reading will be wrong. Correct reading of I, but incorrect reading for potential difference is a right answer. Second option. यहाँ पे ऑथर ने हमको एक सर्किट दिया है और उसमें वो बोलता है कि आपके पास 4.5 वोल्ट की बैटरी है, जो कि 2 रेजिस्टेंसेज हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, उनके साथ कनेक्टेड है। वोल्ट मीटर की रीडिंग आ रही है 4.5 वोल्ट, एमीटर की रीडिंग आ रही है 1.5 एम्पियर। हमें बताना है कि 4 ऑप्शंस में से कौन सी करेक्ट है। अगर यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट का रेजिस्टेंस आप निकालो तो 6×18 डिवाइडेड बाय 6 + 3 9, 2 ओम आना चाहिए। 2 ओम के हिसाब से यहाँ पे करंट वैल्यू आनी चाहिए 4.5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 2.25 एम्पियर। वेयर एज वो बोल रहा है कि 1.5 एम्पियर की करंट वैल्यू आ रही है। इसका मतलब साफ है, कोई ना कोई रेजिस्टेंस जो है वो लूजली कनेक्टेड है, जिसके कारण कि उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ गया है। अब हम कुछ समराइज करते हैं, कुछ पॉइंट्स इन रिस्पेक्ट टू पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। दिवाली पे लगने वाली लाइट्स में जितने भी बल्ब होते हैं एक लाइन में जो कनेक्टेड होते हैं, सबके सब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। उसमें अगर एक बल्ब भी फ्यूज हो जाए तो पूरे का पूरे जो सर्किट डायग्राम होता है वो ओपन सर्किट में कन्वर्ट हो जाता है क्लोज सर्किट से। जैसे कि आप यहां देख सकते हो, 3 रेजिस्टेंसेज हैं, अज्यूम दीज आर 3 बल्ब्स। एक बल्ब भी अगर फ्यूज हो जाए तो यहां से आने वाला करंट यहां से फ्लो नहीं कर पाएगा। फ्यूज होने का मतलब उसकी वायर का ब्रेक होना, तो ये क्लोज सर्किट से एक ओपन सर्किट बन गया। अब यहाँ कनेक्टिविटी जो है उसका लॉस हो गया है, तो इसीलिए पूरे सर्किट में करंट फ्लो करना बंद कर देगा। जब आप 220 वोल्ट की सप्लाई देते हो किसी भी अप्लायंस को इसको, और उसमें कई सारी चीजें जो सीरीज में कनेक्टेड होती हैं, तो हर एक अप्लायंस के क्रॉस 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि ये पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एवरी अप्लायंस विच इज कनेक्टेड इन सीरीज डिवाइड हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन देयर रेजिस्टेंस वैल्यू। और ओवरऑल सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है वो भी बहुत ज्यादा आता है। ये सारे इश्यूज हैं सीरीज के सर्किट्स के। अब पैरेलल के सर्किट के फायदे या नुकसान क्या है वो हम देख लेते हैं। घर के अंदर लगने वाले जितने भी बल्ब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है सब पैरेलल में ही कनेक्टेड होते हैं। पैरेलल में कनेक्टेड होने की वजह से क्या होता है, मान लो एक इक्विपमेंट काम नहीं भी कर रहा तो बाकी इक्विपमेंट उनके इंडिपेंडेंट स्विच से ऑपरेट हो सकते हैं। यहाँ पे हर एक इक्विपमेंट के क्रॉस 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस भी आता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की। पावर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी स्पेंट पर यूनिट टाइम। तो जितनी हम एनर्जी यूज करते हैं पर यूनिट टाइम, उन दोनों का रेशो जो होता है एनर्जी और टाइम का रेशो, उसको हम पावर बोलते हैं। वर्क डन इज आल्सो एन एनर्जी। हम जानते हैं, पहले हमने वर्क डन पढ़ा है W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। अगर हम इन दोनों को T से डिवाइड कर देंगे तो Q/T जो होगा वो I में लिख सकते हैं हम उसको, तो V × I इज इक्वल टू पावर, ये फॉर्मूला आएगा हमारे पास।
अब हमें पता है कि V, I और R जो है वो आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो अगर हम I की वैल्यू को कन्वर्ट करके लिखें V बाय R तो ये बन जाएगा V स्क्वायर बाय R। अगर मैं यहाँ I की वैल्यू कन्वर्ट ना करके V की वैल्यू कन्वर्ट करके लिख दूं IR के टर्म्स में तो मेरा बनेगा फॉर्मूला I स्क्वायर R। सो पावर इज इक्वल टू VI और V स्क्वायर बाय R। इस फॉर्मूला का यूज हम ज्यादातर करते हैं पैरेलल सर्किट्स के अंदर, क्योंकि V निकालना बड़ा आसान होता है पैरेलल में। जो आपकी पावर सप्लाई का वोल्टेज है वही पैरेलल सर्किट के क्रॉस लगने वाला है, तो उसको हम स्क्वायर कर दें और R से रेजिस्टेंस ऑफ द इक्विपमेंट से डिवाइड कर दें तो हमारे पास टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय द इक्विपमेंट आ जाएगी। अगर हमें करंट पता है किसी सर्किट के अंदर कितना फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस हमको गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि सारे नोन वैल्यूज हमारे पास हैं जो कि पावर डिटरमाइन करने के लिए जरूरी हैं। तो अगर मैं ये चाहूं कि पता करना कि मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी टोटल कितनी कंज्यूम हुई, दैट विल बी इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। बेसिकली वर्क डन इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, दैट वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक बिल चार्ज बेस्ड अपॉन द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, दैट इज इक्वल टू I स्क्वायर RT और V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R इंटू T। अगर आप इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो, V स्क्वायर बाय R दैट इज इक्वल टू पावर। हमारे पैरेलल सर्किट में जितने भी इक्विपमेंट कनेक्टेड होते हैं हाउस होल्ड में, उन सब के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का होता है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ओनली R चेंज होगा। जैसे इक्विपमेंट की पावर रेटिंग चेंज होगी R की वैल्यू चेंज होगी। सपोज एक इक्विपमेंट की पावर रेटिंग बहुत ज्यादा है, इसका मतलब साफ है कि उसमें R की वैल्यू बहुत कम है, तभी आप 220 के स्क्वायर को कम वैल्यू से डिवाइड कर पा रहे हो और ज्यादा बड़ी वैल्यू आपके पास पावर रेटिंग के रूप में आ रही है। जितना कम रेजिस्टेंस होगा फॉर ए गिवन पोटेंशियल, उतना ही ज्यादा करंट उसमें से फ्लो करने वाला है। जितने भी हाउस होल्ड इक्विपमेंट हैं जिनकी पावर रेटिंग ज्यादा है वो ज्यादा करंट ड्रॉ करने वाले हैं। जो इक्विपमेंट ऐसे हैं जिनकी पावर रेटिंग कम है वो कम करंट ड्रॉ करने वाले हैं। अब कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है जूल। जूल एक बहुत छोटी यूनिट है एज कंपेयर टू द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ऑल द अप्लायंसेस इक्विप्ड इन अ हाउस होल्ड। एसआई यूनिट जो है एनर्जी की जूल होती है, वेयर पावर की यूनिट जो होती है वो वॉट होती है एसआई यूनिट। इसीलिए कमर्शियल पर्पस के लिए जितनी भी पावर रेटिंग लिखी होती है एक इक्विपमेंट के अंदर वो लिखी होती है किलोवाट के अंदर। किलोवाट में जब लिखी होती है तो किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। और ये क्या है, ये एक पावर रेटिंग है, बट पावर रेटिंग हमारा मीटर मेजर नहीं करता। मीटर हमारा मेजर करता है टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड। तो टोटल एनर्जी कंज्यूम क्या होगी, इसके मल्टीप्लाई बाय टाइम। वॉट जो ऐसा यूनिट है, हम इसको मल्टीप्लाई करें सेकंड से तो ये बन जाएगी किलोवाट सेकंड। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें आवर में तो ये बन जाएगी किलोवाट आवर। तो मान लो 1 किलोवाट का इक्विपमेंट है, 1 घंटे तक आपने इस्तेमाल किया तो मीटर में रीडिंग आने वाली है 1 किलोवाट आवर। दैट इज बेसिकली ए यूनिट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल मीटर। मीटर की जो यूनिट होती है एनर्जी की वो किलोवाट आवर में लिखी जाती है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये पावर नहीं है, ये एनर्जी है। अगर 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कीमत 3 रुपए है और आपकी एक ही यूनिट कंज्यूम हुई है मीटर में, तो इसका मतलब 3 रुपए बिल आने वाला है आपका। अब हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। अगर आपके पास टोटल करंट गिवन है, रेजिस्टेंस आपको पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास टोटल एनर्जी डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट आ जाएगी। ये जो एग्जांपल आप देख रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, ये एक हीटर है। ये एक ऐसा हीटर है जो कि कई बार हाउस होल्ड में यूज किया जाता है। ये बेयर वायर्स हैं, इनको हम टच कर दे तो हमको शॉक लगने वाला है। और इनका मटेरियल जो होता है वो निक्रोम होता है। निक्रोम हम इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि हाई रेजिस्टिविटी होती है। दूसरा, वो काफी हाई टेम्परेचर पे भी ऑक्सीडाइज नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपना जो रेजिस्टिविटी है उसको मेंटेन करके रखता है, उसका रेजिस्टेंस मेंटेन रहता है, परफॉर्मेंस जो है वो टाइम के साथ डिग्रेड नहीं करती। इसीलिए हम निक्रोम यूज करते हैं यहाँ पर हीटिंग कॉइल के रूप में। अगर हम रेजिस्टिविटी देखें निक्रोम की तो वो होती है 100 × 10⁻⁻⁶। अगर हम कॉपर की रेजिस्टिविटी देखें तो वो 1.62 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ होती है, जो कि 61 टाइम्स है निक्रोम की रेजिस्टिविटी से। यहां हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में अगर I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी जो कि हीट के रूप में डेसिपेट होगी, दैट विल बी इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T। नाउ राइट हैंड साइड पिक्चर, एज यू कैन सी, इट इज अ पिक्चर ऑफ अ निक्रोम वायर विच इज बीइंग यूज्ड इन अ हीटर। जो रेजिस्टिविटी होती है निक्रोम वायर की वो 100 × 10⁻⁻⁶ ओम मीटर के बराबर होती है। फिर एज कॉपर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो 1.62 × 10⁻⁸ ओम मीटर होती है। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो निक्रोम की रेजिस्टिविटी कॉपर से 61 टाइम्स हायर होती है। रेजिस्टिविटी अलोन कैनॉट से एनीथिंग अबाउट द राइज इन टेम्परेचर ऑफ अ मटीरियल। सो वी नीड टू टेक इनटू अकाउंट स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मटीरियल एज वेल। स्पेसिफिक हीट वो हीट होती है जो हम सप्लाई करें किसी मटेरियल को, 1 ग्राम मटेरियल के मास को, तो 1 डिग्री राइज टेम्परेचर के लिए कितनी हीट आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट। अगर आप इन दोनों के क्यूमुलेटिव इफेक्ट को कंबाइन करो तो आपको पता लगेगा कि निक्रोम वायर को का टेम्परेचर 50 टाइम्स ज्यादा होता है फॉर ए गिवन करंट एज कंपेयर टू कॉपर। अगर निक्रोम वायर में 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच चुका है बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट,
then for the same current copper wire will have 50 times less temperature rise, that is equal to 8 डिग्री सेल्सियस। तो इसका कहने का मतलब यह है कि कॉपर वायर जो कि हीटर की कॉइल को कनेक्ट करेगी उसमें सिर्फ 8 डिग्री टेम्परेचर राइज आएगा, जबकि हीटर जो है वो 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज एक्सपीरियंस करेगा फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ करंट। यहां हम पढ़ते हैं कुछ कंक्लूजन्स के बारे में जो हमने पढ़ा अभी तक, उसकी समरी हम यहां पढ़ेंगे। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। टंगस्टन की वायर को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल बल्ब्स में। पैरेलल सर्किट जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस हमेशा सबसे कम होता है एज कंपेयर टू द रेजिस्टेंसेज विच आर ऑलरेडी अटैच्ड और यूज्ड इन द सिस्टम, वेयर एज सीरीज का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द रेजिस्टेंसेज। इन सीरीज करंट जो फ्लो करता है वो कांस्टेंट रहता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, करंट डिवाइड होता है पैरेलल के अंदर, वेयर एज सीरीज के अंदर वोल्टेज डिवाइड होती है अक्रॉस द रेजिस्टर्स। फॉर्मूला जो हमें याद करने हुआ है, V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, W इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय Q, पावर इज इक्वल टू VI एंड पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R और I स्क्वायर R। These are the formulas for power consumption, and for the total energy consumed it is equal to VIT or V square by R multiply by T or I square RT, that will be equal to the total heating energy dissipated by an equipment having resistance R। इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेम इक्विवेलेंट चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर भी। ये सब था समरी इसके बारे में। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप में कोई इसमें से कोई डाउट है तो आप मेरे को मैसेज करना, कमेंट करना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई दैट। मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा मेरे पास कुछ जो प्रॉब्लम सेट भी अवेलेबल हैं जो मैंने कंबाइन किए थे तीनों बुक्स से,